एवरीवन वेलकम टू के फार्मेसी। मेरा नाम है कुणाल शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़े से इसके नोट्स दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे क्या रहेंगे, ये हमारे नोट्स रहेंगे। ठीक है, और नोट्स अब यहाँ पे कंप्लीट होते हैं तो इससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे क्या होगा आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा ये चीज़ें समझने के लिए। ठीक है, फिर हम एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेंगे और ये जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो, जो भी हम खाना खाते हैं यानी जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, मेनली उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर होता है प्रोटीन, उसके अंदर होता है फैट, उसके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर क्या होते हैं मिनरल एंड विटामिन। ये क्या होते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो देखो, मैं बता रहा था यहाँ पर जो भी हम फूड खाते हैं उस फूड के अंदर क्या होता है, उसके अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ठीक है। अब जो खाना खाते हैं वो क्या सर रहता है, वो रहता है पॉलीमर की फॉर्म में रहता है, यानी ये क्या होता है, पॉलीमेरिक होता है और ये आगे जाकर चीज़ों में टूट जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में टूट जाएगा, अमाइनो एसिड में। ऐसे करके आगे आगे चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, अब जो हमारा ये चैप्टर है ये मेनली क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारे जो आगे आने वाले चैप्टर है उसमें प्रोटीन भी है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन अब ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हम सही से डिटेल पढ़ते हैं। तो चलो अब इसको एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हम याद कैसे करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में टूटता है, वो टूटता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उससे क्या होगी हम अपनी डेफिनेशन बना पाएंगे। देखो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो CHO और एक ये हो गया CH2OH। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये 4 लाइन खींचनी है, OH OH H OH। अब जहाँ पर ये OH है इसके अपोज में क्या आएगा, H OH H और ये क्या आ गया यहाँ पे H आ गया। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, देखो मैंने आपको ऐसे जर्नल बता दिया है। ठीक है, वैसे ना फ्रक्टोज वगैरह ये सारे भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया है कि क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें फ्रक्टोज भी हो सकता है। ठीक है, स्टार्च वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैंने बता दिया है कि हाँ ग्लूकोज होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होता है, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं। मैं क्या है, डेफिनेशन याद कराने के लिए आपको है ना ग्लूकोज की हेल्प ले रहा हूँ, मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में भी चेंज होता है, इसलिए हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। तो देखो, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहे हैं। ये क्या हो गया, अल्डिहाइड हो गया। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, ऐसे एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम होता है क्या, फ्रक्टोज। क्या नाम होता है, फ्रक्टोज। ये हो गया फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो जो यहाँ पे जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर ग्लूकोज के जैसा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं। मैं वो चेंजेस आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर एक तो ये वाला हाइड्रोजन नहीं होता और ये वाला जो कार्बन होता है ना, ये वाला कार्बन होता है, यहाँ पर होता है कीटो ग्रुप। क्या होता है, कीटो ग्रुप होता है, और यहाँ पर ऊपर CH2OH होता है। ये क्या हो गया, हमारा फ्रक्टोज हो गया। देखो CHO CH2OH 1 2 3 4 OH OH H OH। यहाँ पे क्या कर रहे हो, वैलेंसी पूरी कर देनी है। तो देखो, अब कार्बोहाइड्रेट की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन एंड उसके डेरिवेटिव। क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या हमको दिख रहे हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन और उसके क्या हो गए, डेरिवेटिव हो गए। ये क्या हो गई, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब जो ये मैंने लिखा था ये तो क्या था, ये तो ग्लूकोज का ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला हम आगे लिखते हैं। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6।
ठीक है। तो इसमें अगर हम इसका सिंपलेस्ट रेशियो देखें, अगर इसका रेशियो देखें तो कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6। इसको सिंपल कर दो तो कितना हो जाएगा 1:1:1, ठीक है। यानी कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन कितने हो गए 1:2:1। अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मुझे रेशियो बताओ तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। अगर मुझसे कार्बन और हाइड्रोजन का पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1:2। अगर मुझसे कोई पूछे यार मेरे को आप कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फार्मूला बता दो तो वो फार्मूला क्या हो जाएगा CnH2nOn। ये क्या है, ये जर्नल फार्मूला है, जर्नल फार्मूला है, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये जर्नल है, सब जगह मतलब मैक्सिमम टाइम वैलिड हो जाएगा। यानी हमको यहाँ पे एन की वैल्यू रखेंगे तो हमको फार्मूला मिल जाएगा। देखो जैसे हम एन की वैल्यू क्या रखते हैं, यहाँ पर एन की वैल्यू रखते हैं हम 6 वैल्यू रखते हैं, तो देखो क्या बन जाएगा C6, H कितना है 2n, यानी जो n है उसका दोगुना कर दो, और O6। तो ये क्या हो गया, इसका जर्नल फार्मूला हो गया। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। देखो क्या लिखा है कार्बोहाइड्रेट, उसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव। पॉलीहाइड्रोक्सी, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन और उनके डेरिवेटिव होते हैं। देखो जैसे ये बताया मैंने, ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था, मैंने इन दोनों के एग्जांपल से बताया था। देखो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन और उनके क्या हो गए डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है। ये किससे मिलके बने होते हैं, इनके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। और इनका जो यूजली रेशियो होता है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का, वो रहता है 2:1। देखो मैंने ग्लूकोज के एग्जांपल से आपको बताया था, जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल क्या था C6H12O6। इसका हम सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा 1:2:1। यहाँ पे हमको बोला गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया 2:1 हो गया, ठीक है। इसका सिंपल फार्मूला क्या होगा, इसको छोड़ो आप इसको याद रखो CnH2nOn। ये क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट फार्मूला हो गया। हमने ये देख लिया। अब हम बात करेंगे कुछ इसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। उस डायग्राम से हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। देखो ये फार्मूला ग्लूकोज का, ये मैंने आपको याद करना बताया था, मैंने ऐसे बनाया था ना। देखो यहाँ CH2OH, ऊपर क्या था CHO, फिर 1 2 3 4 OH OH H OH। इसकी वैलेंसी यहाँ पे पूरी करनी है, इसकी वैलेंसी क्या कर दी हमने, पूरी कर दी, ठीक है। अब मैंने क्या कर दी, इसकी वैलेंसी पूरी कर दी। अब ये हमारा क्या हो गया, ये सिंपली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को इसने थोड़ा सा क्या किया, एलिब्रेट कर दिया, यानी इसने खोल के लिख दिया है। देखो जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके पास आपको क्या दिख रहा है, इसके पास आपको दिख रहा है एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। अब आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है तो ये याद रखना पड़ेगा। इसके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ओपन हाइड्रोजन होने के कारण इसके पास क्या हो जाती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। अब एक हमें चीज़ ये याद रखनी है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, ठीक है। और जो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये क्या दिखाते हैं, ये ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर कायरल कार्बन। मैं इसको आपको अभी समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, लेकिन इसको याद रखो एक्सेप्शन। सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव सारे के सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हो जरूरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देखो अब मैं इसके मतलब बताता हूँ क्या मतलब होता है कायरल कार्बन का। देखो जैसे इसको यहाँ जूम करते हैं, देखो मेरे पास एक कार्बन है, कार्बन C, इसकी 4 वैलेंसी होती हैं PQRS। अगर इस कार्बन की 4 वैलेंसी अलग अलग हैं तो ये क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस ये कार्बन है, इसकी जो वैलेंसी हैं वो अलग अलग नहीं होके मान लीजिए PQRP, ठीक है, यानी 2 सेम हो गई तो ये कायरल कार्बन नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कायरल कार्बन है कि नहीं पता करते हैं। देखो अब देखो ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है कि नहीं, लेट्स सी। देखो अब ये जो कार्बन है, देखो इसकी वैलेंसी देखते हैं, नीचे अलग, यहाँ पर इसके अलग, यहाँ पर इसके अलग, और जो ऊपर वाला पोर्शन है ये भी क्या है भैया,
ये भी अलग है, यानी चारों की चारों चीज़ें क्या हैं, अलग हैं, इसलिए ये क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। तो चलो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दे प्रोवाइड 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम से हमें 4 किलो कैलोरी मिलती है। अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी हम इनको पानी में डालेंगे, तो दे कैन ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल शुगर वाया हाइड्रोलाइसिस। अगर हम इनको पानी में डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिंपल शुगर में हो जाएंगे। मॉलिश टेस्ट, अब देखो टेस्ट जो है हमारे आगे दे रखे हैं, मैं इनको आगे सारे एक बार में कवर कर दूंगा, तो इसको अभी यहाँ पर रहने देते हैं। कार्बोहाइड्रेट के पास क्या होती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, वहाँ क्या था, एक हाइड्रोजन था, जिसके कारण क्या आ रही थी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आ रही थी। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया, डाईहाइड्रो एसीटोन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिविटी किसके कारण आ रही थी, ऑप्टिकली एक्टिविटी आ रही थी कायरल कार्बन के कारण। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाई बेस्ड ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी। जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है कार्बोहाइड्रेट की, उसके अकॉर्डिंग जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है। देखो अब मैं इसका अगर क्लासिफिकेशन करूँ तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो जैसे ये मेरे पास एक ये क्या है, मोनोसेकेराइड है। ये क्या है मेरे पास, एक ये मोनोसेकेराइड है। अरे यार ये तो मिट जाएगा, रुको एक मिनट। ये क्या है मेरे पास, एक मोनोसेकेराइड है। इस मोनोसेकेराइड के अंदर ये जो बिंदी से दिख रही है ना आपको, ये क्या है, ये कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ऐसे करके बहुत सारे क्या है हमारे पास इसके अंदर कार्बन है। यानी अगर देखो, अगर इस मोनोसेकेराइड के अंदर, ऐसे मोनोसेकेराइड बहुत सारे हो सकते हैं। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, ये क्या आ गए, बहुत सारे क्या हो गए मेरे पास, ये मोनोसेकेराइड हो गए। ठीक है, अब देखो और इसके अंदर क्या हो सकते हैं, एक मोनोसेकेराइड के अंदर बहुत सारी कार्बन हो सकते हैं। देखो जैसे अगर उसके अंदर, उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर यदि 3 कार्बन है तो उसको ट्राइओस बोलेंगे, 4 कार्बन है टेट्रोस बोलेंगे, पेंटोस बोलेंगे या फिर हेक्सोस बोलेंगे। देखो मोनोसेकेराइड था, इसके अंदर ये क्या है, कार्बन है। ठीक है, अगर इसके अंदर 3 कार्बन है, ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। इसके अब ये एग्जांपल लिखे हुए हैं। अगर हम एल्डिहाइड में बात करें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड या फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, किस में बात होगी, कीटोन में। 4 कार्बन एल्डिहाइड में कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज। ये क्या हो गया, इसके एग्जांपल हो गए। एक तो ये बात हो गई। ठीक है, अगर ये अगर हम केवल 2 मोनोसेकेराइड की बात करेंगे, डाइसेकेराइड। अगर 2 से ज़्यादा होंगे, ओलिगो। ठीक है, और किससे ज़्यादा हो जाएंगे, और 10 से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पॉलीसेकेराइड हो जाएंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस क्या है, और फिर ये मोनोसेकेराइड, डाई, ओलिगो और पॉली क्या है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है। इसमें तो क्या है, इसमें हम देख रहे हैं मोनोसेकेराइड की यूनिट। यहाँ पे मोनोसेकेराइड की 1 यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट है, यहाँ पे 3 से लेकर 10 तक है, और इस जगह क्या है, मोनोसेकेराइड की 10 से ज़्यादा यूनिट है। जबकि हम ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, हमारे पास कितने कार्बन एटम हैं। तो अब हम मूव करते हैं किस पे, इसी क्लासिफिकेशन पे। जो क्लासिफिकेशन है मोनो, डाई, ओलिगो और पॉली। तो जो मोनोसेकेराइड होता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इसके अंदर एक क्या होती है, मोनोसेकेराइड यूनिट होती है। जबकि डाईसेकेराइड कैसे बनता है, 2 मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तो ये डाई बनता है। ऐसे ही 3 से 10 होंगे तो ओली, और 10 से ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। अब ये जो मोनोसेकेराइड होता है इसको हम ज़्यादा हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। डाईसेकेराइड को हम 2 यूनिट में हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, इसको फ्यू मोनोसेकेराइड में, और इसको ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मोनोसेकेराइड होता है इसका टेस्ट स्वीट होता है, इसका भी स्वीट होता है, इसका स्लाइटली स्वीट होता है, टेस्टलेस। बस जो पॉलीसेकेराइड होता है ये क्या होता है, टेस्टलेस होता है। पानी के अंदर मोनोसेकेराइड अच्छी तरह घुल जाता है, ये भी घुल जाता है, ये मॉडरेटली सॉल्युबल होता है, और ये जो पॉलीसेकेराइड होता है ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, क्योंकि मोनोसेकेराइड सिंगल यूनिट है, ये कैसे स्मॉलेस्ट हो गई, ये स्मॉल हो गई, ये मीडियम हो गई, और ये पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, इसलिए इसकी साइज क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। जो ये होता है मोनोसेकेराइड, ये हमें इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ये भी एनर्जी प्रोवाइड कराता है डाइसेकेराइड। ठीक है, जो ओलिगो है ये सेल रिकॉग्निशन एंड सिग्नलिंग में काम करता है, और पॉलीसेकेराइड जो होता है एनर्जी स्टोरेज एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट में काम करता है। ठीक है, मोनोसेकेराइड के एग्जांपल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड क्या हो गए, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। इसके हमको एग्जांपल में देखने हैं, इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि 1 नंबर में इसका प्रश्न आता है। फिर हम बात करेंगे ओलिगो में रेफिनोज और माल्टोज, और पॉलीसेकेराइड में होगा स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। ये हमने देखे इसकी क्लासिफिकेशन। देखो अब दोबारा बता देता हूँ, हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट का इंट्रो पढ़ा था, फिर हमने इसकी डेफिनेशन को समझा। ठीक है, फिर हमने इसके बाद की केमिकल प्रॉपर्टी, फिर हमने इसके बाद की किसी क्लासिफिकेशन के बारे में। अब चलिए हम आगे मूव करते हैं।
अब देखो ये डाइसैकेराइड है, इसके हमें क्या करना है, ये स्ट्रक्चर अभी छोड़ो, आप ये याद रखो जैसे माल्टोज होता है वो किस किस की लिंकेज होती है उसमें, वो अल्फा डी, दो अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। जो लैक्टोज होता है वो बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, और जो सुक्रोज होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो इस चैप्टर को हम यहीं पे अभी इसको खत्म करते हैं, इसका पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर हम पॉलीसेकेराइड के बारे में देखेंगे। तो देखो हमने इसमें क्या क्या देखा, ये हमने सारी चीज़ देख ली थी। अब इसका जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर हम इसको पूरा खत्म कर देंगे।